नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। वसुंधरा राजे सरकार 3 संभागों का दौरा पूरा कर चुकी है। पहले भरतपुर, फिर बीकानेर और अब उदयपुर संभाग में सरकार ने जमीनी हालात टटोले। पहले के 2 दौरों के बाद तीसरे दौरे में जो फर्क लगा वो ये था कि सरकार के सामने इस बार ये आया कि भ्रष्टाचार जड़ों में फैला है। सरकारी नौकरी आराम की नौकरी है। पटवारी और शिक्षक अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। और रही बात हालात को सुधारने की, तो इसमें अभी 1 साल और लगेगा। उदयपुर संभाग में सरकार के इस दौरे की तस्वीर पर आज बिग फाइट में बात होगी। आखिर क्यों खास से सरकार का मेवाड़ी दौरा, आप बने रहिए। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांग साहब इस चर्चा में अहम हिस्सा होंगे। उदयपुर संभाग के 10 दिवसीय दौरे के पश्चात आज पूरे उदयपुर संभाग के विधायकगण और दूसरे प्रमुख पार्टी के नेतागणों से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई और उदयपुर संभाग की जो कमियां खामियां हम लोगों ने देखी उसको आपस में साझा किया। एक रोड मैप तैयार होगा यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए। निश्चित तौर पर जब यहाँ सरकार आई तो कुछ पद चिन्ह ऐसे छोड़ के जाएंगे जो बरसों तक लोग याद। जिस तरह से क्षेत्रों के अंदर भ्रमण किया और सरकार आपके द्वार जहाँ जहाँ ग्राम पंचायतों में गए और जो भी क्षेत्र की समस्याएं उभर कर सामने आई, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे माही डैम की है, चाहे 22 गाँव का सेटलमेंट का था, कुशलगढ़ में आया था, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। तस्वीर मंत्रियों की ओर से आप देख चुके हैं कि इस संभाग में क्या कुछ मोटा रहा। कुछ ही देर में आपको हम ये सुनाएंगे कि कैबिनेट बैठक के बाद राजेंद्र राठौड़ क्या बोले। खास पैनल हमारे साथ हैं, उनसे इस दौरे पर बात कर लेते हैं। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा पंकज जी, उदयपुर दौरे को कितने नंबर देंगे सरकार के, आप क्या मानेंगे, किस लिहाज से ये दौरा अहम रहा? देखिए अश्विनी जी, 10 में से 10 नंबर देने चाहिए क्योंकि आज तक स्वतंत्रता के बाद में कोई भी आदमी जो है जहां से चुन करके आता है, जिसके वोट की कीमत बराबर होती है, वोट उसका बराबर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार उस इंटीरियर इलाके में, उस आदिवासी इलाके में जाती नहीं है। खाली वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसकी बात भी जो है कई बार जो है मंत्रिमंडल में और विधानसभा में सुनी नहीं जाती या उसको एक छोटा आंक लिया जाता है। लेकिन अब की बार जो है पूरी सरकार ने और पूरे तंत्र ने जी वहाँ जाकर के उसको देखा, उस समस्या का अध्ययन किया और कहीं ना कहीं उस समस्या का निवारण भी जो है उसी जगह पर हो जाए। और कहाँ कितनी चीज़ें हैं, ये एक जो है स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जो है एक बहुत बड़ा कदम जो है वहाँ पर उठाया है। लोकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंकज जी ने सरकार को 10 नंबर दिए, लेकिन उदयपुर दौरे में क्या कुछ ज़रूरतें थी जिन पर सरकार को ध्यान देना था और जिन मंत्रियों को आपने सुना उन बातों का जिक्र नहीं आया? देखिए, यहाँ पंकज जी तो वो वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। 10 में से 10 नंबर देकर ये अपनी जो भूमिका है उसको पूरे तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ये बात कर रहे हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से सीधे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 8 महीने हो गए और 8 महीने में ये तीसरा दौरा है। सबसे पहला दौरा इन्होंने भरतपुर संभाग का किया, उसके हालात सबको पता है। उसके तुरंत बाद इन्होंने बीकानेर संभाग का दौरा किया और अब ये जो उदयपुर संभाग का दौरा किया है, इसमें आप सभी ने देखा कि लगातार किस तरीके से समस्याओं का अंबार मुख्यमंत्री के पास आ रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर किस तरीके से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता ये तो अच्छी चीज है कि एक मुख्यमंत्री तक समस्याएं पहुंच रही है। इस बात के लिए हम भी तारीफ कर रहे हैं कि मेवाड़ की जनता कम से कम उन लोगों के चेहरे, उन लोगों की शक्लें देख रही है जो मुख्यमंत्री कहते हैं अपने आप को, जो मंत्री कहते हैं अपने आप को, सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं और सरकारी अफसर कहते हैं। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने सुराज संकल्प यात्रा निकाली और प्रदेश के गांव-गांव जाकर इन्होंने समस्याओं को एकत्रित किया था, सबसे पहले ये बताएं कि उन समस्याओं का 8 महीने बीत जाने के बाद कितना निराकरण हो पाया। उसके बाद इन्होंने घोषणा पत्र अपना बनाया और पार्टी ने चुनाव लड़ा। पार्टी सरकार में आ गई, ये बताएं उस घोषणा पत्र के वादों को कितना पूरा किया।
फिर भरतपुर संभाग और इसी तरीके से ज्वलंत उदाहरण बीकानेर संभाग का, कि सारे संभाग से सिर्फ आवेदनों को और जन समस्याओं को इकट्ठा करके लाके रख दिया गया और सचिवालय के पता नहीं किस कूड़ेदान में वो समस्याएं पड़ी हैं, वो घोषणाएं पड़ी हैं जो इन्होंने हर संभाग में जाके की। आज उनका ये लोग हमें जवाब दें, पारदर्शिता पूर्वक जवाब दें कि ये हमारे पास में आंकड़े थे, ये समस्याएं थी और ये हमने समाधान किए। आज उदयपुर संभाग में एक तस्वीर समझ में आ जाती है। बिल्कुल उदयपुर पे बात करेंगे। कमल जी, दोनों संभागों की अगर जिक्र किया जाए, उदयपुर संभाग से पहले बीकानेर आप गए सरकार के दौरे से पहले और दौरे के बाद भरतपुर में भी आप पहुंचे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो जो समस्याएं, लोकेश जी से मेरा सवाल था, जिन पर सरकार को ध्यान देना था, लेकिन उस दौरे पर जाने के बाद, संभाग में जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बात सही है कि शिकायतें बहुत ज़्यादा है और शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये शिकायतें आज की नहीं है, सालों की शिकायतें। और सरकार आज जा रही है ये भी नहीं है, सरकार को शिकायतें कई बार करते हैं। जब कांग्रेस का शासन था तब भी होती थी और अब जब बीजेपी का शासन है तब भी हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार वहाँ जाने का अभी एक कदम उठा रही है। अब बात यहाँ आती है कि उनकी कितनी काम हो रहा है। तो आप उठा के देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि छोटी शिकायतों का तुरंत समाधान हो रहा है, जो वैसे ही हो जाना चाहिए था, जिसमें सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं है। छोटे छोटे काम है जिसमें आप ये कह सकते हो कि भाई हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, आप मीटर चेंज करा दीजिए। ये काम के लिए सरकार के आने की ज़रूरत नहीं है, वो काम तो हो रहे हैं। बात आ रही है बड़े काम, जैसे विशेष करके मैं ध्यान देना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग हैं जो बीपीएल में आना चाहते हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और वो जो बीपीएल के लायक हैं, जो मतलब दुनिया में तमाम, मतलब राजस्थान पूरे देश में तमाम लोग कहेंगे बीपीएल में जो हैं वो बीपीएल में नहीं है, होने चाहिए, और जो नहीं होने चाहिए वो बीपीएल में है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ऐसे मामले में जहां पर सरकार खुद जाती है और गरीब लोग आके कहते हैं आप हमें बीपीएल में जारी करिए, उसके लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश सरकार ने नहीं दिए। तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए कि जब बीपीएल की शिकायतें सबसे ज्यादा है तो हम बीपीएल को टिकल करने के लिए कोई विशेष सर्वे, जो उसका जिक्र भी नहीं हुआ है ये कैबिनेट में, वो विशेष सर्वे करवाना चाहिए उन सब का वापस, और जो एलिजिबल हैं उनको बीपीएल में लेना चाहिए, जिससे कि जो असली मकसद है बीपीएल का वो पूरा हो सके। तो ये खामी आपको दिख रही है कि आप कहने के लिए कह सकते हो कि साहब हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन मूल जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड लेवल की स्थिति है। भागीरथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस सरकार ने इस दौरे पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया, गवर्नमेंट मशीनरी को लेकर खड़ा किया, करप्शन की बात को स्वीकार किया कि सिस्टम में करप्शन है, और दूसरी बड़ी बात कि ये करप्शन कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी की आराम पसंदीदा के कारण है। इसको लेकर आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व सदस्य के तौर पर। देखिए, जहाँ तक उदयपुर दौरा, बीकानेर दौरा, भरतपुर दौरा, ये जो दौरे हुए हैं, तो ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने का जहाँ तक प्रश्न है वो तो इन लोगों को सारा पता लगा, लेकिन ये कोई नई बात इनको पता नहीं लगी है, ये तो पहले से जानते हैं, सभी को पता है। और देखिए, 10 दिन तक पूरी कैबिनेट बीकानेर में बैठ जाए, 10 दिन जाकर के भरतपुर में बैठ जाए, 10 दिन जाके उदयपुर में बैठ जाए, तो पूरे राज्य का क्या होगा जी? सैकड़ों फाइलों का अंबार यहाँ लग जाएगा। सही माने में तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है और रूल्स की ज़रूरत है, सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का आप सिस्टम लागू कर दो, जिसकी हमने काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है तमिलनाडु को, कर्नाटका को, उनको स्टडी करके। 7 दिन से ज़्यादा वहाँ कोई कंप्लेंट पेंडिंग रहती ही नहीं है। मंडे इज़ द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डे फॉर ऑल द कलेक्टर्स, ऑल द DLOs एंड ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फिर क्या कारण है? क्या जो भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, आज भी हमारे सामने एक खबर थी, हाईकोर्ट का से फैसला था, JDA का मामला था, किस तरह से 900 दिनों से ज्यादा एक फाइल घूमती है। वो मिसाल क्या कहेंगे आप? उसका कारण ये है कि जैसे सेक्रेटरीट की बात करें, मेरे टाइम पे 7 लेवल थे फाइल के मूवमेंट का, अब करीब 9 या 10 या 11 लेवल हो गए, डे बाई डे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने ये सिस्टम इसलिए क्रिएट किया था कि दे वांटेड रूल ए फॉरेन, दे वर रूलिंग ए फॉरेन कंट्री, दे वांटेड टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक, और वो सीक्रेटिव रूप में काम करते थे। अब क्या मतलब है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिट्ठी लिखेगा और चिट्ठी 7-10 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी, 10 सीढ़ी नीचे में वैसे गुजर जाएंगे। सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, लेवल्स कम करने की ज़रूरत है। मैंने ब्रिटेन का भी स्टडी किया था मेरे ट्रेनिंग पीरियड में, वहाँ 2 से 3 लेवल ही नहीं है, और 7 दिन से ज़्यादा कोई पेंडिंग रहता है तो उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। मैंने यहाँ की 100 फाइलें स्टडी की थी एज मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अशोक गहलोत साहब का टाइम था। आप देखिए 17-17 साल से केसेस पेंडिंग पड़े, 200 बार जवाब आ गए,
फिर बाबू कह रहा है कि जवाब नहीं आया, डीओ लिख दिया जाए। तो ये सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है और जनता के बच्चे को मालूम हो कि फलाने काम सरकार के दौरों से ये मकसद हल हो जाएगा? है। सरकार के संभाग दौरों से ये मकसद हल हो जाएगा? संभाग दौरों से नहीं होगा। देखिए, एक जो निर्णय लिया इन्होंने वो सही लिया है, पहले भी गहलोत साहब के टाइम पे भी हुआ था। निर्णय ये लिया है कि सेक्रेटरीज को और मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, वो जाए 3 दिन 4 दिन 5 दिन का उनका कंपल्सरी दौरा रख दिया जाए, उनसे रिपोर्ट ली जाए तो फीडबैक अपने आप आ जाएगी। बाकी तो ये सारे पॉलिसी डिसीजंस है, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल और वो जयपुर में बैठ के लिए जा सकते हैं और पॉलिसी डिसीजंस तो यहाँ से लिए जाते हैं। और आज जो मैंने देखा था कि जो खबर आई अब तक की, उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो है वो स्टेट लेवल के हैं। यहाँ के तो बिजली का है या इसका रॉयल्टी का है या खनिज का है, 3-4 आइटम्स इस एरिया को टच किए, बाकी तो सारे जनरल है, यहाँ बैठ के भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम बात है। ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मेरे सहयोगी मनु हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि इस दौरे पर क्या अहम फैसले हुए, उनके क्या मायने हो सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ को सुनेंगे। ब्रेक पर जाते हैं, कुछ ही पल हम लौटेंगे, आप बने रहिए। सरकार के संभाग में जाने से कार्य नहीं होता है, क्योंकि सरकार स्वयं तो मंत्री स्तर पे जा रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पर कार्य तो निचले स्तर से ही होते हैं, बेस से ही होते हैं। बात है, इससे एक बात साबित होती है कि निचले स्तर पर जो है एक शून्यपन है, पटवारी काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति ये जयपुर बैठ के भी हो सकती है। इससे फालतू खर्चे से बचा जा सकता है। जो लाखों करोड़ों रुपए का जो व्यर्थ हो रहा है, 5 स्टार होटलों में लोग मंत्री ठहर रहे हैं, तो इससे मैं नहीं समझता कि गुड गवर्नेंस वाली स्थिति है। गुड गवर्नेंस जयपुर में बैठ के भी आ सकती है। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का आज हमारा सवाल बिग फाइट में है कि क्या सरकार के उदयपुर दौरे से संभाग की तकदीर बदल जाएगी? आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। चलिए, कैबिनेट बैठक के बाद राजेंद्र राठौड़ क्या बोले ये सुन लेते हैं, इसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतापगढ़ के मोखमपुरा क्षेत्र में 11 करोड़ 62 लाख, बांसवाड़ा के शहरी क्षेत्र में पिपलवा में 10 करोड़ 20 लाख, डूंगरपुर के बिछवाड़ा में 12 करोड़, उदयपुर जिले के झूठपुरा में 11 करोड़ 20 लाख, व शहरी क्षेत्र बलीचा में रुपए 12 करोड़ 25 लाख एवं राजसमंद में भीम में 13 करोड़ 6 लाख की लागत से 132 केवी के नए ग्रिड स्टेशन इसी वित्तीय वर्ष में बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। डीडीजी योजना के अंतर्गत, जिसको हम विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन योजना भी कह सकते हैं, इसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से छितराई हुई आबादी को लाभान्वित करने के लिए उदयपुर जिले के 36, प्रतापगढ़ जिले के 4 गांव का विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है, जिस पर क्रमशः उदयपुर जिले में 16 करोड़ 27 लाख, प्रतापगढ़ जिले में 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत डूंगरपुर में इसी वित्तीय वर्ष में 138 करोड़
चित्तौड़गढ़ में 9 करोड़ 76 लाख, प्रतापगढ़ में 58 करोड़ 15 लाख, राजसमंद में 51 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से तथा उदयपुर जिले में 47,473 बीपीएल परिवार और बांसवाड़ा जिले में 46,316 बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 122 करोड़ उदयपुर के लिए और 147 करोड़ बांसवाड़ा के लिए 100 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के अंदर जहां बीपीएल से चयनित लोग रहते हैं उनके घरों में इसी वित्तीय वर्ष में उनको विद्युतीकृत किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया है। राजेंद्र राठौड़ थे, बिजली के मुद्दे पर बोल रहे थे। लग रहा था कि संभाग में सबसे बड़ी समस्या बिजली के तौर पर है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनु जुड़े हैं हमारे साथ। मनु, राजेंद्र राठौड़ ने जो कुछ भी बयान किया उसके बाद क्या लगता है कि उदयपुर संभाग की तकदीर बदल जाएगी? सरकार का ये दौरा क्या वरदान साबित होगा? अश्वनी, इससे पहले भी हमने 2 जो संभागों के दौरे हो चुके हैं, जिसके अंदर पहला जो संभाग था वो भरतपुर था, दूसरा बीकानेर था। लेकिन जिस तरह के हालात सामने आए हैं वहाँ पर अभी तक ये सारी जो घोषणाएं हैं सरकार की वहाँ जो जाकर के आई है संभागों में वो कागजों पर हुई है। वहाँ पर स्थानीय लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा ये अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार इसको अमली जामा पहनाने में सरकारी जो मशीनरी है उसको दुरुस्त करना होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार में कहती है कि सरकारी मशीनरी की कहीं ना कहीं कमी है और वो इसी कारण से वहाँ पहुँच रही है। तो अभी जो घोषणाएँ हो रही है उसका कितना असर आएगा ये अभी नहीं कह सकते हैं। आज जो उदयपुर की जो घोषणाएँ सामने आई है उसके अंदर सीधे तौर पर बताना चाहेंगे कि आदिवासी जो क्षेत्र है उनकी समस्याएं कुछ अलग प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि पूरा स्टेट जो है राजस्थान उसके अंदर हर क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की है, आदिवासियों की समस्याएं अलग प्रकार की है। सरकार ने उनके लिए कुछ घोषणाएं की हैं जिसके अंदर नए जो छात्रावास हैं, बालिका छात्रावास वहाँ बनाए जाएंगे। बिजली जो आज तक नहीं पहुँच पाई थी, आज़ादी के इतने सालों में भी आदिवासी क्षेत्रों में चाहे अलग अलग पार्टियों की सरकारें यहाँ रह गई होगी, लेकिन बिजली वहाँ नहीं पहुँच पाई आज तक। ये सरकार के लिए एक सोचने का विषय है, जो अब जाकर के वहाँ घोषणाएँ करनी पड़ रही है कि 132 केवी के नए सब स्टेशन स्थापित होंगे, आदिवासी क्षेत्रों में बिजलियां पहुंच पाएगी। तो ये सरकार के लिए भी एक सोचने की बात होगी। जी एक अहम सवाल है, 2 बड़े फैसले लिए गए इसमें। पहली बात है कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 1 साल के लिए कर दिया गया है, कम किया गया है। दूसरी बड़ी बात है पृथ्वीराज नगर जयपुर के नियमन की दरें तय हुई है। क्या इसके लिए उदयपुर जाना जरूरी था? बिल्कुल नहीं, इनके लिए उदयपुर जाना कहीं जरूरी नहीं था। ये जो दोनों जो निर्णय लिए गए हैं इसके अलग जो है मायने हैं। पृथ्वीराज नगर का जो मायना है वो ये है कि आने वाले समय में निकायों के चुनाव होने वाले हैं और राजधानी जयपुर में भी निकायों के चुनाव होंगे। इसके अंदर पृथ्वीराज नगर के अंदर करीबन 3 लाख जो हैं वोटर्स, जो सीधे तौर पर नहीं कह सकते 3 लाख परिवार वहाँ रहते हैं इस पृथ्वीराज नगर में। उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि वहाँ अगर नियमीकरण अगर समय पर हो जाएगा, पट्टे लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे तो इसका लाभ कहीं ना कहीं मिल पाएगा। दूसरी जो बात आप प्रोबेशन पीरियड की पूछ रहे हैं उसके अंदर सीधे तौर पर यहाँ पर जो उच्च स्तर के जो पद हैं वहाँ पर भर्ती के लिए भी एक घोषणाएं की गई कि रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ पर लिया जा सकेगा लोगों को। और जो प्रोबेशन पीरियड पे लिया जाता था वो एक फिक्स वेतन पे लोगों को लिया जाता था, जिसके कारण से यहाँ अट्रैक्शन नहीं था लोगों में। आज चिकित्सक को, आज RS ऑफिसर को यहाँ पर लिया जा रहा है, उसको 8,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। तो ऐसे में अट्रैक्शन नहीं है। कई प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर इस बात को लेकर के खफाते हैं कि 2 साल तक एक फिक्स वेतन पे उनको रखा जाता है और एक फिक्स वेतन मिलेगा, 2 साल तक काम करते रहेंगे। उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है, जिससे कि जो अधिकारी इस पर आ रहे हैं उनका एक अट्रैक्शन बना रहे हैं। दूसरी बात जो एक बड़ी घोषणा जिसको माना जा सकता है वो है कि प्रोबेशन पीरियड के अलावा रिटायरमेंट करने के बाद भी अगर किसी आयोग में या और कहीं जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके अंदर जो अधिकारी जो हैं उनको भी अब लिया जा सकेगा। इसके लिए एक नया जो सरकार ने नीतिगत फैसला किया गया है, पे माइनस करके कुछ एक अलग फार्मूला निकाला जिसके आधार पर उनको वेतन मिल सकेगा। जी अश्वनी। चलिए शुक्रिया मनु, आपने तमाम जानकारी हमें दी। भागीरथ जी, इसको कैसे समझेंगे आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? क्या आपको लगता है गुड गवर्नेंस के संकेत हैं ये फैसले? देखिए, गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक उस संभाग का सवाल है, 3-4 जो समस्याओं की इन्होंने एड्रेस किया है, ये अगर टाइमली हो जाए तो एक तो वहाँ रिलीफ मिलेगी। जहाँ तक गुड गवर्नेंस का सवाल है उसके लिए तो देखिए प्रोसीजर सारे सिंप्लीफाई करने, डिस्क्रिशनरी पावर जिस किसी के पास है वो ख़त्म करना है।
और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, सिटीजन चार्टर लागू हो, सिटीजन चार्टर की बिल्कुल स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग हो। तब जाकर कहीं बेहतर काम पूर्व हो सकता है। सरकार में भी मतलब गारंटी ऑफ उसका टाइमली वो किया था, गारंटी। हाँ, जी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आज भी फील्ड में वही स्थिति है, उसका कोई इम्पैक्ट कमल नहीं हुआ। आप चित्तौड़ गए थे, जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया, वहाँ जो समस्याएं थी, क्या बिजली मेजर एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, और क्या बिजली आने से समस्याएं लोगों की दूर हो सकती है? क्योंकि उदयपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग कहा जा सकता है, 6 जिले यहाँ पर है और 3 आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासियों को बिजली जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पोषण जरूरी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक नहीं पहुंचे। बिजली पर ही जोर क्यों? नहीं, ये बात सही है कि बिजली एक एसेंशियल चीज़ होती जा रही है। आज लोगों को अपनी तमाम चीज़ों के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर शिक्षा को भी हमें आगे बढ़ाना है और उसके अंदर अगर आगे और बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो बिजली तो चाहिए ही चाहिए। तो बिजली पहुंचाना एक अच्छी बात है और ये होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इतने सालों का, मतलब कैसे हैं कि आज़ादी के बाद 68 साल हो गए और लोगों के पास बिजली नहीं पहुंची, और वो भी हमारे यहाँ उदयपुर के जैसे आदिवासी इलाकों में, डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पर पानी भी है लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ बिजली नहीं पहुँचा पा रहे। तो ये एक शेमफुल कंडीशन है। तो ये तो अब एसेंशियल चीज़ है, तो उनको प्रायोरिटी पे लेना ही चाहिए। तो ये इसके साथ साथ ही आपने क्या क्या समस्याएं देखी? हमारी तरफ, मैं जिस जगह था वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों की तो कौन समस्याएं थी, जिसके अंदर वो, जैसे मैंने आपको बीपीएल का पहले जिक्र किया, वो भी थी, उनकी अनाज की समस्याएं भी उनको थी, उनकी छोटी छोटी तमाम और दूसरी समस्याएं भी थी कि साहब मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मेरी पेंशन चालू नहीं हो रही है, मेरी पेंशन रुक चुकी है। ये तमाम ऐसे केस थे, 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जिनके लिए लोग आ रहे थे कई बार। और कई ज़्यादा मामले थे, वो थे राजस्व के, जिसके अंदर उनको पट्टे बनवाने थे, नामांतरण खुलवाना था। मेरे ख्याल से शायद और इसीलिए जमाबंदी मुख्यमंत्री जी पूरे दौरे पर पटवारियों पर बरसती रही। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पटवारी जो हैं वो कभी भी उनकी सुनते नहीं है। और आप अमूमन देखिए कि पटवारी जो है वो बिना पैसे के काम भी नहीं करते। तो अब आपको ऐसी सूरत में ये तो तय मानना पड़ेगा कि आपको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इनके हाथ से, विशेष करके जो अभी भागीरथ जी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को एकदम सरल करना पड़ेगा, और जो आपके जो अधिकार हैं कि भाई ये व्यक्ति ही इसको ले सकता है, वो खत्म करना पड़ेगा और अपने अधिकारों को नीचे छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जिससे कि ये सिस्टम सॉल्व हो, मतलब इजी हो और लोग उस सिस्टम को खुद देख सके। पंकज जी, आपको क्या लगता है सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा? बिल्कुल। देखिए, दोनों चीजों का जिक्र है, भ्रष्टाचार क्या दूर हो पाएगा, और दूसरी बड़ी बात है क्या पटवारी और शिक्षक सुधर पाएंगे? देखिए सुनिए, जो पहला क्वेश्चन आपने कमल जी से किया, बिल्कुल देखिए, उन चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए भी आज बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब तक बिजली नहीं होगी, मान लिया हमने बिजली की बात मान ली, लेकिन सुधरेगा उससे। मुख्यमंत्री जी ने जिस चीज की चिंता जाहिर की, भ्रष्टाचार, बिल्कुल पटवारियों की आदत, शिक्षकों की आदत, देखिए बिल्कुल सुधरेगा जब उनको लगता है कि आज तक जब आप कभी जब गए नहीं, किसी आदमी को डर है कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, इतने रिमोट एरिया में कोई जाएगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो बड़ा सरकार क्यों अधिकारी रखा है ना आपने, डीईओ क्या काम देखिए ऐसा नहीं है। देखिए तंत्र में जो है, ऐसा नहीं है कि तंत्र आप जो है लोक सेवक होने के बाद आप खाली लोक सेवक पे काम छोड़ दें और आपको जो चुना गया है आप नहीं ध्यान दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यही कारण रहा कि आपने पिछली सरकारों ने हमेशा जो है उनको ऊपर काम छोड़ दिया, और उनके जो कामों की जो प्रॉब्लम आई कि जो डिसीजन मेकिंग आई, पिछले बार की यूपी की सरकार आप देखेंगे तो जिस तरह की डिसीजन मेकिंग आई, तो पूरा का पूरा विश्व जो है आपसे दूर हो गया कि जहां डिसीजन नहीं लिए जा सकते थे, जहां डिसीजन नहीं हुए। आज चाहे आप विनोद राय की टिप्पणी देख लीजिए, चाहे बरुआ की टिप्पणी देख लीजिए, उन्होंने कहा कि पैरालाइसिस हो गई सरकार को। जब आप डिसीजन ले लेंगे, सरकार डिसीजन लेने की, आप कैसे भी डिसीजन लीजिए, बट मस्ट बी टेक द डिसीजन। अभी इन्होंने कहा फाइलिंग सिस्टम, आज भी आप देखिए कि अंग्रेजों के टर्म से फाइलिंग सिस्टम आ रहा है। आज बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, आप कॉर्पोरेट मंत्रालय को आप देखिए, कॉर्पोरेट मंत्रालय का भी आप 2 दिन पहले का यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जहां एक स्टेट के बराबर का बजट से, जहां 5 आप कहते हैं कि 5 कॉर्पोरेट घराने के ऊपर देश का जो है 70% जो है पैसा उनके पास है, उनके जो डिसीजंस हैं, आप 15 मिनट्स के अंदर आप जो है बोर्ड की मिनट्स आप जो है लोड करेंगे, तब तक यदि नहीं की तो उसके ऊपर पेनलाइज की जो सिस्टम होंगे वो मिनिमम पेनल्टी जो है 10 करोड़ होगी। तो ये जो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो है अब सिस्टम के अंदर फाइलिंग सिस्टम से आपको जो है इंफॉर्मेशन के सिस्टम से ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं इस दौरे में? देखिए आपको कहा ना, सीएम साहब ने पहले उसमें कहा, लेकिन आपके पास जब अभी कहा ना कमल जी ने कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब बिजली नहीं है, तो आप कंप्यूटर चलाएंगे किससे? देखिए आपके पास ये कहा ना, क्या इतना सब कुछ काफी है? देखिए ये बात को बड़े दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिजली नहीं है तो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे। सीधे तौर पर बात ये कही जा रही है कि इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा इस सरकार के पास में है, तो हर गांव में, हर शहर में
मुख्यमंत्री जी सिर्फ समस्याएं लेने के लिए जाएं और पूरी कैबिनेट समस्याओं को एकत्रित करे, तो वो इस तरीके से लगता है कि आपने पूरे सिस्टम को उठा के एक साइड में रख दिया है और आप मंत्रियों के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता की समस्याओं को लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप एक बात बताइए कि इस राजधानी के सचिवालय में बैठ के ये सारे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम इस प्रदेश के मुखिया के रूप में मॉनिटरिंग करना है। आप सबसे पहले अपने उस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून, आपको ध्यान होगा, दिया था, जन सुनवाई का अधिकार कानून हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाया जाए, सरकारी अधिकारियों के द्वारा लगाम लगाई जाए कि फलाना व्यक्ति अगर आपके पास समस्या लेके आ रहा है तो जो टाइम बाउंडेशंस हैं उस टाइम के अंदर उसको क्लियर करके दिया जाए, तब तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं दुरुस्त हो पाएगा। और जो आम समस्याएं हैं, क्योंकि लोगों की समस्याएं इतनी छोटी छोटी हैं, जैसा कि अभी भागीरथ जी भी कह रहे थे, हमारे कमल जी भी कह रहे थे कि पटवारी स्तर की, एसडीएम के लेवल की, कलेक्टर बहुत बड़ी चीज है। जिले के अंदर कलेक्टर के पास इतनी पावर्स हैं कि वो गांव के आदमी की, ढानी के आदमी की और शहर के आदमी की समस्याओं को दूर कर सकता है तुरंत। इस संभाग के दौरों को हम तब सफल मान सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ क्या मिल रहा है। आप संभाग की बिल्कुल, मीटिंग में, पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। पंकज जी, पूरे राजस्थान का फैसला ले मिल गया। लोकेश जी के सवालों में एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ। क्या जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को कंप्यूटर चलाने की बात कर रहे हैं, उनके पास कंप्यूटर खरीदने की क्षमता है? नहीं, देखिए, कंप्यूटर खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन जहां सिस्टम है, आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी वहां रखेंगे तो उस एजेंसी के पास कोई तो साधन कम्युनिकेशन के होने चाहिए। यदि कम्युनिकेशन ही बहुत लेट पहुंचेगा, बहुत सीधी सी चीज़ है, यदि कम्युनिकेशन लेट होगा तो डेवलपमेंट लेट होगा। ये बहुत सीधी सी चीज़ है। आज मैनेजमेंट में किसी चीज़ कर लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि साहब हमने लोक जो है गारंटी कानून हमने बनाया, लेकिन आप देखिए, बनाया तो सही आपने, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? एक भी सजा दी क्या आपने? किसी अधिकारी को आपने सजा दी क्या? क्या आपकी ड्यूटी क्या बेसिकली आज भी सामंती नहीं, कानून तो आप सामंती इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप सिर्फ आरोप क्यों लगाते हो हमेशा? अश्विनी जी, एक मैं बात कर लूं, आपके पास सरकार है, अरे आप जनता को बताइए। देखिए, आप मेरे मेरे से देखिए, आप लोकतंत्र में लोकतंत्र की बातें करिए, क्या दिक्कत है? आपको मैं कह रहा हूं ना भाई, आपने क्यों नहीं किया? आपको जब करना था, आज आपकी हालत ये है कि आपको बिजली पहुंचानी थी देश के अंदर, किस तरीके का बिजली पहुंचनी चाहिए, देश में क्या होना चाहिए। आज आप देखिए, वो सुदूर इलाके का आदमी नहीं, आप 8 महीने हो गए ये कहते कर रहे हैं ना आपके साथ इसी तरीके से, तो देखिए, कितने साल निकालोगे आप ये कहते हैं कि आपको किस लिए चुना है इस प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने? अरे तो करने जा रहे हैं तभी तो आप अंदर चिल्ला रहे हैं भाई। जब करने जा रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, आपको करने जा रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैडम बाहर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैडम जयपुर में है तो जयपुर में क्यों बैठी हुई है, क्षेत्र में क्यों नहीं जाती है ना? नहीं, आप देखिए, लोकेश जी तेज देखिए, लोकेश जी, यदि मैडम यहाँ बैठी है ना, तो आपने कहा मैडम यहाँ क्यों बैठी हुई है ना, वहां क्यों नहीं जाती क्षेत्र में, अपने जगह नीचे जगह क्यों नहीं देखती? क्या जनता की मुख्यमंत्री जो है, नहीं, आपके बहुत सारे प्रवक्ता ने कहा, आप कहें तो मैं दे दूं, आपके कहे तो मैं बहुत दर दे दूं, आपके प्रवक्ताओं ने कहा, आपके रजिस्टर्ड प्रवक्ता ने, आपके रजिस्टर्ड प्रवक्ता ने कहा। आप ये बताओ कि हमने ये किया, नहीं, एक एग्जांपल दो कि आपने विधानसभा में क्या किया, क्यों नहीं पूछा? हमने ये काम किया है भाई, आपने क्यों नहीं पूछा? आप जवाब दे देना। आप एग्जांपल दो, जनता को बताओ। एग्जांपल कहां देना है बताइए आप। आपका भाई, आप तय करिए। नहीं, चलो कांग्रेस तय कर रही है कि भाई इस मंच पे तय करनी है। शराब रखने की लिमिट बढ़ा दी, ये फैसला लिया है आपने कितना बढ़िया फैसला लिया है। आज 50,000 की जो, आज 50,000 की ये वर्ड मेरे यूज नहीं है अश्विनी जी, शर्म वाली, और ये वर्ड जो है मेरे ख्याल लोकतंत्र में किसी कार्यकर्ता को ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन के ऊपर कमांड रहना चाहिए, लेकिन बात नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल सीधे तौर पर हो, साफ तौर पर हो और जनता को उसके जवाब मिले। भागीरथ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये देखिए, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है कि गरीबी है, कोई इसमें विवाद का विषय नहीं कि भ्रष्टाचार है, कोई इसमें विवाद का विषय नहीं है कि डिले होती है और एबनॉर्मल डिले होती है, और इसमें भी कोई विवाद का विषय नहीं है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम हम आज भी परपेचुएट कर रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट आई है, चाहे सेंटर में आई है, सीधा से सवाल है कि सिस्टम को सुधारने के लिए सरकारों ने कोई काम नहीं किया। देखिए, लार्ज मेजोरिटी से गवर्नमेंट आई है, अब हार्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी जो ओवरग्रोन हो गई है उसको प्रूनिंग किया जा सकता है, और उसके बाद सिस्टम बढ़ाए जा सकते हैं, और सबको, जैसे अब कितनी बड़ी मशीनरी है, वसुंधरा राजे जी ने खुद ने कहा है कि 97% जो रेवेन्यू है स्टेट की, वो तनख्वाहों में पेंशन में जा रही है, 3% ही पीछे बचता है। कितनी बड़ी मशीनरी है, और वो तो बिल्कुल लिटरली अगर बैठी रहे और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जाकर के काम करेंगे, काउंटर प्रोडक्ट। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है जो भागीरथ जी ने खड़ा किया कि आखिर फिर सरकार का दायित्व क्या मॉनिटरिंग से हटकर काम करने का हो जाएगा, तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? इतनी बड़ी फौज सरकार की क्या करेगी, कैसे काम करेगी, और क्या संभव है हर संभाग की तकदीर बदल जाए? ब्रेक का वक्त, कुछ ही पलों में लौटेंगे, बने रहिए। अफसरों की बेरुखी बिल्कुल सामने आ रही है।
अगर उन लोग प्रॉपरली ध्यान दें तो हमें मुख्यमंत्री या मंत्री तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये सब चीज़ें इसी लेवल पे, असर लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि हो नहीं रही हैं। जब तक सरकार के अधिकारी अपना काम जो दृढ़ निश्चय और अपने नियमों के अनुसार नहीं करेंगे, जब तक कोई डर पैदा नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारियों के अंदर आजकल कोई डर नहीं है, इसीलिए आम जनता परेशान है।